नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज देखने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ ये बीपीएससी आपका पीवाईक्यू है और उसमें दिया हुआ है। तो मैं आज इसे करने वाली हूँ और केमिकल और फिजिकल वाला तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे देखिए, ये आपका 18 तक क्वेश्चन है जो मैं आज पूरा करने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेनिलिन की पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन वेराट्रिक एसिड की पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शन, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड वेराट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। और ये आपका ना क्लास 12 का जो पॉलीमर चैप्टर है उसमें साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और 71st में इसका पूरा पूछ दिया था, मतलब फुल फॉर्म। आइए हम आप लोगों को ना एनसीईआरटी भी दिखा देते हैं। ये देखिए, क्लास 12 क्लास का पॉलीमर जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है और यहाँ पे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट यहाँ पे दिया हुआ PHBV। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल से सह बहुलकन शेप प्राप्त होता है, मतलब दोनों का मिल करके ये बना होता है। ठीक है, और इसका जो यूज होता है वो विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषधि को नियंत्रित मोशन में भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पर्यावरण में PHBV का जीवाणुविक निम्नीकरण हो जाता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व। ठीक है, तो जब हम लोग आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि तत्व जो होता है 3 भागों में बटा होता है, धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन ये जो गैस है ये एक पदार्थ का प्रकार हो गया, पदार्थ का टाइप होता है। तो यहाँ पे धातु, अधातु, उपधातु ये सब तो तत्व है, लेकिन गैस जो है एक गैस के रूप में होता है, तो ये एक तत्व नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गैस हो जाएगा। अब धातु क्या होता है? धातु जो इलेक्ट्रॉन देने की जिसमें प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वो धातु है। अधातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वो अधातु। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण आता है उसे उपधातु कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम सल्फेट है? नहीं, सोडियम सल्फेट नहीं है। बी है निकल सल्फेट, सी है कॉपर सल्फेट और डी है आयरन सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है? ये ग्लोबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। और निकल सल्फेट क्या होता है? ये नीले हरे रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो विद्युत का लेपन में यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को, जिसे नीला थोथा भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल को। और डी क्या होता है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूज होता है ना एनीमिया के इलाज में किया जाता है। इसका जो एनीमिया जो रोग होता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से होने लगता है, तो आयरन की कमी से होता है, तो इसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? ठीक है, यानी कि अनबूझा, ठीक है, बिना पूछा हुआ चूना। CaO इसे हम लोग क्विकलाइम कहते हैं। CaCO2 ये तो होता नहीं है। यहाँ पे CaOH2, यहाँ पे CaCO3 होना चाहिए था, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं हम लोग। CaOH2 ये सिलेक्ट लाइम है, जो बुझा हुआ चूना। जब हम लोग बिना बुझा हुआ चूना से जब पानी डालते हैं ना, देखिए OH2, तो इसमें ये बिना बुझा हुआ चूना हो जाता है, जिसको सिलेक्ट लाइम कहते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं कि सड़क से बने पिघलाने और नमी सोखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम अनबुझा चूना कहा जाता है। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2, O2 के O3। तो हमारा जो यहाँ पे चूने का जो पानी होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दूधिया हो जाता है। ठीक है, जिसको लाइम वाटर हम लोग कहते हैं चूने का पानी का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा था? मतलब सबसे पहले कौन सा कृत्रिम तैयार किया गया था तत्व? तो यहाँ पे टेलुरियम है। टेलुरियम एक उपधातु है। ठीक है, और ये जो है आपका ये टेक्नीशियम या फिर टेक्नेटियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही किया गया था। वैसे ये थोरियम है जो रेडियोधर्मी तत्व होता है, और यहाँ पे थैलियम है जो बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व टेक्नेटियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.91 ग्राम पर मोल है। इसी वर्ष 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा आइसोलेट किया गया था। तो इसको याद कर सकते हैं आपका कि ये प्रथम था, किसने खोज किया था, तो किसके द्वारा ये आइसोलेट किया गया था? तो कार्लो पेरियर और एमिलियो के द्वारा 1937 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम राख। तो आपका चूना पत्थर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से 60 से 65% तक कैल्शियम ये होता है यहाँ पे। ठीक है, चूना पत्थर में। अब है सिलिका मिट्टी, तो ये सेकंड में आ जाता है। फिर जिप्सम जो होता है 2 से 3% होता है। और यहाँ पे जिप्सम का जो होता है ना, जमने की दर को धीमा करने के लिए
और इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर राख तो ये होगा ही नहीं ये सब में। तो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य घटक है वो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, गैसोजल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो बैटरी में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है जो एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 है जो कि राइट आंसर है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 है जो एक ऑक्सीकारक अम्ल होता है। फिर आसुजल ये विद्युत का नॉन कंडक्टर है, कोई चालन नहीं करता है। यही ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। नाइट्रिक अम्ल का और यूज उर्वरक विस्फोटक के समय भी किया जाता है। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो अभी हम कर दिए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वही है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, पीतल के बर्तन को कले करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है वो किसका धुआं होता है? तो अमोनिया का होता है। तो अमोनिया जो होता है ना, एक तीखी गंध वाली गैस है जो सफाई में मदद करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक विषैली और रंगहीन गैस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपूर्ण दहन से बनता है। अब है यहाँ पे क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, यानी कि HClO3, ये शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब होता है NH4Cl, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो होता है धुआं जो होता है ना, वो अमोनियम क्लोराइड का जो यहाँ पे धुआं, तो जो भी मतलब धातु पे शुद्धियाँ ये होती है उसे साफ करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोने का जो घोल होता है ना, वो घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। ये तो होगा नहीं, अम्लों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड नहीं, HNO3, ये अकेले तो होता नहीं है। हम लोग सोने का घोलने के लिए एक्वा रेजिया बोलते हैं, क्लास 10th में आपका दिया हुआ है। और HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, जैसे तांबा चांदी ये सबको ये यूज करने में होता है। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, तो नाइट्रिक एसिड तो सही है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। यहाँ पे आपका अगर HCl देता तो सही होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब अकेले तो करता नहीं है, जब भी करेगा HCl और HNO3 के दोनों साथ में रहता है तभी ये एक्वा रेजिया होता है। सोने का तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा आपका, ये गलत दिया है सब। सोने का एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? हमें बॉन्ड ऑर्डर के देखना है। तो देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जिसका भी अगर बॉन्ड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे 1 है तो सिंगल बॉन्ड इस समय होता है, ठीक है। 2.5 जब अणु में अनुनाद जैसा इलेक्ट्रॉन ये सब जो संरचना इसका अजीब वो आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए O2+ आ गया या फिर NO आ गया, तो इस तरह में वो बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन और O के बीच में ना, ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। मतलब ऐसे तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे ये जो है ना इसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये हो जाएगा आबंध क्रम सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पे है आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना, आबंध क्रम अधिक होना, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ज़्यादा है ना, तो अधिक मजबूती, तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम दिए कुछ तोड़ने के लिए, ठीक है, पेंसिल हो या पेन हो, तो आप बहुत आसानी से 2 टुकड़ा कर दीजिएगा। लेकिन अगर उस टुकड़े से फिर से तोड़ने के लिए दें तो वो आपको तोड़ने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन एकदम से अगर छोटा सा टुकड़ा होना तो उसे तोड़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, वो नहीं टूटता है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत मजबूती होता है, ठीक है। आबंध क्रम, तो यहाँ पे अब ये जो है CO का आबंध क्रम कितना होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाष्प मीथेन रिफाइनिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं क्या? ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ब्राउन जो हाइड्रोजन है ये कोयले सब की गैसीकरण से बनाई जाती है। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो मीथेन के उच्च ताप वाली भाप के साथ में इसको मिलाने से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। हमारा आंसर तो ग्रे हाइड्रोजन ही हो जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो एक स्वच्छ हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। देखिए वाष्प मीथेन रिफाइनिंग तकनीक के उपयोग से ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ये देख लेना है। कुछ स्रोत में ब्लू हाइड्रोजन प्राप्त होने की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, नोट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है CaCO3, MgSO4, CaHCO3 ये क्या होगा? उपरोक्त में से एक से थी कि कोई भी नहीं। तो हमारा देखिए ये जो होता है ना पानी में, तो ये घुलता ही नहीं है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में अघुलनशील है, तो हमें यहाँ पे घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला पूछ रहा है। अब है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि ये जो होता है ना ये घुल जाता है, ठीक है, अत्यधिक घुलनशील होता है और अस्थायी कठोरता पैदा करता है। फिर यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या करता है, यह भी जल में आसानी से घुल जाता है और पानी में अस्थायी ये भी कठोरता पैदा करता है। तो हमारा B और C दोनों हो जाएगा। तो इसमें से आंसर जो होगा वो D होगा, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पे आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? सफ़ेद, व्हाइट लेड, की सिंदूर, रेड लेड, की लिथार्ज, की एकशथी, की कोई भी नहीं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसका जो होगा सफ़ेद होगा, व्हाइट लेड होगा, ठीक है। सिंदूर, रेड लेड का देखिए रासायनिक जो होता है इसका नाम क्या होता है? तो ट्राइप्लिम्बिंग टेट्रा ऑक्साइड PB3O4 होता है इसका सिंदूर का। ये लिथार्ज है जो लेड का एक खनिज का रूप होता है, PbO होता है हॉल 2। यहाँ पे देखिए क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेद व्हाइट लेड है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक PbCO3 2 है, यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है PbOH2 है, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होता है? तो ये जो है ना सुक्रोज मान लीजिए कि यहाँ पे C12H+O11 होता है और इसे हमें 0.2 मोल से निकालना है। तो ये हमें कैलकुलेशन वाला है। जैसे मान लीजिए इसे हम कैसे निकालेंगे, तो 12 कार्बन है, ठीक है। इसका मास से हम लोग काउंट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसे, तो सुक्रोज का जो ये टोटल इसका जो हो जाएगा अनुभार होगा ना, वो 342 होता है और यहाँ पे 0.2 मोल है। तो हम 342 को 0.2 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे 68.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं CO2 के 2 मोल से CO2 का कितना होगा। जैसे ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है 16। 1 का 16 तो 2 का कितना होगा 32 और 12 हो जाता है कार्बन का। तो 32 और 12 कितना हुआ 44 हुआ ना। तो 44 को हमें 2 से गुना करना है तो 88 आएगा। CaCO3 के 2 मोल, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, तो अब बस अनुभार से करना है इसका। तो इसे हम 100 आता है, ठीक है। तो 100 को 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसका आया, CaCO3 का आया ना। तो वही तो पूछ रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। हमारा C आंसर हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका डिटेल्स में पूरा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। जैसे कि जल में कौन घुल सकता है। FeO, ये लोहे के काले रंग का ये ऑक्साइड होता है, ठीक है। ZnO, यह एक उभयधर्मी है जो पानी में नहीं घुलेगा। CaO बिना बुझा हुआ चूना है। जैसे CaO को ना हम लोग पानी डालते हैं तो क्या बनता है, याद आया, बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ये पानी में जो है वो घुल जाता है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि FeO और ZnO जल में घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस है यहाँ पे। तो सोडियम प्लस का मतलब क्या होता है कि सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1 लिखते हैं। ये अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देता है और अष्टक को पूरा कर लेता है। तो ये अपना अष्टक को पूरा कर लिया है, ठीक है। तो जो अष्टक को पूरा कर लेगा ना वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हमारा आंसर तो ये है, लेकिन बाकी देख लेना BF है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये बोरॉन के बाहरी कच्चा में ना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। ये अपना अष्टक को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ H+ है, ये भी अपना अष्टक पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पे B और C जो है ना वो सब आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोडियम प्लस नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसे कहेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल धनात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं या उनमें रिक्त कक्षक, मतलब कि अष्टक को पूरा अपना जो नहीं करता है वो हो सकता है। तो H+ और BF3 जो है इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण है, लेकिन सोडियम अष्टक पूरा कर लिया है तो ये इसका नहीं है। तो ये आपका 18 जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और नेक्स्ट जो है PYQ घटनाचक्र में धातु, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म, तो इसको भी हम जल्द ही लाने वाले हैं वीडियो। चलिए आप लोग देखिए और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।